हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर। ये एनसीईआरटी सीरीज़ आपके लिए एस्टेट, लेक्चर कैडर, चंडीगढ़ पीजीटी या जितने भी पीजीटी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एस्टेट हो या कोई भी स्क्रीनिंग पीजीटी मीन्स एग्ज़ाम हो, सभी के अंदर इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। बड़ा चैप्टर भी है और इम्पोर्टेंट भी है और ईजी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या था, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं ये मान के चलूँगी कि आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आती होगी और जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आती होगी, एटॉमिक नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बेसिक नॉलेज आप सभी को, ये चीज़ मैं मान के चलूँगी। ठीक है, तो देखो क्या था कि अब क्या होता है कि हमारे नेचर के अंदर जितने भी एटम्स हैं, मान लो एटम्स जो नेचर के अंदर प्रेजेंट है या वैसे भी एटम प्रेजेंट है, वो क्या होते हैं सिंगल, मतलब अकेले अकेले एटम्स नहीं प्रेजेंट होते। ठीक है, ये क्या एटम्स क्या एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं, सिर्फ इनर्ट गैसेस को छोड़कर एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करके क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। अब ये मॉलिक्यूल किस वजह से बनते हैं, एटम कंबाइन क्यों किए, और अगर वो कंबाइन किए तो किस वजह से कंबाइन कर रहे हैं, वो क्यों कंबाइन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ये सारी चीज़ें हमें केमिकल बॉन्डिंग बताती है कि कोई भी एटम आपका था, उसने किसी दूसरे अपने सेम एटम के साथ या किसी डिफरेंट एटम के साथ कॉम्बिनेशन करके जो मॉलिक्यूल बनाया है, ये मॉलिक्यूल किस वजह से बना है, उन्होंने कॉम्बिनेशन क्यों की, अगर कॉम्बिनेशन की तो किस वजह से वो कंबाइन किए, क्या था ऐसा कि वो कंबाइन कर गए। ठीक है, और फिर जो आपके मॉलिक्यूल्स बने इनकी शेप क्या है, एनर्जी क्या है, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, केमिकल बॉन्डिंग बताती है। ठीक है, तो चलिए आज अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आता है कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। इसके अंदर हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड क्या होता है हमारे पास। तो देखो क्या था, एक मिनट रुको। देखो सबसे पहले आता है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड आपके पास क्या होता है, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट एटम और आयन टुगेदर। क्या है कि जितने भी एटम्स और आयन एक दूसरे से जुड़े हैं वो किसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जुड़े हैं, कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स, उनके कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर उनके बीच अट्रैक्शन ना होती तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ते ही नहीं। ठीक है, तो वो जो अट्रैक्शन है, वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, बॉन्ड बोल देते हैं। ठीक है, और ये सारे क्या केमिकल्स है तो इसको क्या बोल देते हैं, केमिस्ट्री है इन सारों की, तो हम इसे क्या बोल देते हैं, केमिकल बॉन्ड बोल देते हैं। तो ये एक दूसरे से क्या एक बॉन्ड के थ्रू, एक अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू जुड़े हुए जो क्या है केमिकल बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड कोई दिखता नहीं है, ऐसे कोई लाइन नहीं होती एटम्स के बीच, ऐसा कोई एक बॉन्ड कोई रस्सी टाइप से बंधे नहीं होते, वो सिर्फ एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसे नाम दिया गया केमिकल बॉन्ड का। ठीक है, तो अब क्या है इसके बाद मतलब बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हुए कि ये केमिकल बॉन्ड किस वजह से बन रहा है, केमिकल ये अट्रैक्टिव फोर्स क्यों आ रहा है, क्यों अट्रैक्शन हो रही है इनके बीच में, क्यों कंबाइन कर रहे हैं, कैसे कंबाइन कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हुए। तो क्या आपके दो साइंटिस्ट आए थे, कोशल और लुइस, तो इन्होंने सबसे पहले ट्राई किया था ये बताने का कि एटम्स कैसे जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, क्या अट्रैक्शन इनके बीच में हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको जितने भी एटम्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर उनकी वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना जरूरी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो उनकी आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब देखो ये आपके ग्रुप दे रखे हैं, मान लो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप दे रखा है। ठीक है, अब अगर फर्स्ट ग्रुप के जितने भी आपके एलिमेंट्स एटम है उनमें क्या है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अगर सेकंड ग्रुप से बिलोंग है तो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 13 से है तो तीन, 14 से चार, 15 से कितने, 5, 16 से 6, और अगर 18 से है तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और अगर आपकी आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो उसे क्या है, इनर्ट मान लेते हैं उस एटम को, कि वो इनर्ट है, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करेगा, पूरी तरह से स्टेबल है। ठीक है, तो जो आपकी 18 ग्रुप के अंदर जो जिन्हें हम इनर्ट गैसेस बोल देते हैं, उनकी आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वो फुली फिल्ड होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, सिर्फ हीलियम को छोड़ के। उसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकियों के अंदर जो उनके आउटर मोस्ट सेल है उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, और इसी वजह से जो इनर्ट जो गैसेज आपकी 18th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या इनर्ट है, और वो गैस फॉर्म में, तो इसी वजह से इन्हें इनर्ट गैसेस बोल देते हैं। वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाते, ये स्टार्टिंग में माना गया था। ठीक है, तो इसी के बेस पे आपके लुइस और कोसल ने बताया था कि जो एटम्स है ना वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और ट्राई करेंगे कि वो अपना जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट कर ले। भी जिस भी एटम के पास अपने लास्ट वैलेंस सेल के 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, वो किसी दूसरे के साथ क्या कंबाइन करेगा और ये ट्राई करेगा कि वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल के 8 इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट करे और क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, क्योंकि हर कोई स्टेबल होना चाहता है। ठीक है,
तो इसी वजह से क्या है ये कंबाइन करें इन्होंने बताया था। अब सबसे पहले आता है कि वैलेंसी और ग्रुप वैलेंसी इन्होंने डिफाइन किया था। वो क्या होता है कि इतने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपकी लास्ट सेल के अंदर, अगर आपके 4 तक है, मान लो लास्ट सेल के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आपकी वैलेंसी भी क्या है 4 रहेगी। जैसे फर्स्ट के अंदर 1 है तो इसकी वैलेंसी भी 1 है, सेकंड के अंदर वैलेंस सेल में 2 है तो इसकी वैलेंसी 2 है, 3 है, 4 है। लेकिन अगर जहाँ भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो गए तो अगर उसकी वैलेंसी आपको निकालनी है तो वो क्या होगी 8 माइनस जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मान लो नाइट्रोजन के अंदर क्या है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसकी वैलेंसी कितनी है 3। ठीक है, सेम आपका ऑक्सीजन के अंदर लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 8 माइनस 6 2। जो आपका हेलोजन्स है इनकी वैलेंसी कितनी होगी 1, और जो इनर्ट गैसेज है इनकी वैलेंसी कितनी होगी 0। वैलेंसी कैसे देखनी है, अगर आपके आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वही आपकी वैलेंसी है। अगर आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो आपकी वैलेंसी क्या होगी 8 माइनस जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके पास। ठीक है, तो होप्सो की वैलेंसी क्लियर हो गया होगा। अब देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो इन्होंने लुईस ने एक स्ट्रक्चर दी थी एटम्स की कि वो कैसे कंबाइन कर रहे हैं। तो इन्होंने जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या एग्जांपल जो बताया कि हमारे पास क्या है सोडियम और क्लोरीन है। सोडियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि हमारा 3s1 है, और जो क्लोरीन है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं 7 होते हैं। ठीक है, देखो वैलेंस सेल के अंदर, अब हमने जो पीछे चैप्टर किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें जब हम क्वांटम नंबर डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ बताया था मैंने कि एक सेल होती है सबसे पहले मेन प्रिंसिपल सेल, फिर उसके अंदर आगे क्या होती है सब सेल होती है। तो ये जो आपको दे रखी है ये सब सेल है। ठीक है, और एक ही वैलेंस सेल की है, ये एक मेन सेल के अंदर 2 सब सेल है। ठीक है, तो इस पूरे को क्या है एक सेल कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो देखो अब लास्ट सेल के अंदर कितने हैं 5 और 2 कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके अंदर जो सोडियम आपका इसमें क्या है 3s1, और इससे जो पहले वाली सेल है आपकी जो क्या है 2s2 और 2p6, वो क्या है कम्प्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। तो सोडियम क्या चाहेगा कि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या है किसी को देने के लिए तैयार है कि हाँ मेरे पास एक चीज़ एक्स्ट्रा है मैं दे दूंगा तो स्टेबल हो जाऊंगा। जिसके पास ज़्यादा है वो तो दे ही सकता है ना, क्योंकि उसे उसकी स्टेबिलिटी ऑलरेडी उसके पास है, जो उसे चाहिए था वो उसके पास है। अब ये एक तो एक्स्ट्रा है, लेकिन क्लोरीन को क्या है 1 की कमी है। अब क्लोरीन सोच रहा है कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो मैं भी अपना स्टेबल होके क्या आराम से बैठ जाऊँ। तो अब ये क्या करते हैं सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाता है, और जो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया वो क्या क्लोरीन भागा भागा आता है और इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है, क्योंकि इसे 1 की कमी थी और 1 तो आसानी से मिल ही जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन उसको ईजिली मिल गया और इसने क्या अपने आउटर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर के खुद स्टेबल हो गया। तो इस वजह से जो जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जिसने गेन किया उस पर क्या है नेगेटिव चार्ज आ गया। तो फिर ये बताया गया कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो इनके ऊपर क्रिएट हुआ इनकी वजह से इनमें अट्रैक्शन हो रही है, और इसी अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो ये अट्रैक्शन थी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, इन्हें नेम दिया गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक बार थोड़ा सा बताया है। ठीक है, हिंट दिया है। तो जो आयंस मतलब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये आयंस बन गए। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन हो रही थी इसकी वजह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, और इसी जोड़ को क्या बोल दिया बॉन्ड बोल दिया। और कौन सा बॉन्ड बोल दिया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। समझ आ गया इतना। फिर आया ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ने क्या कहा कि एटम जो आपका है वो कंबाइन करता है आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जो एटम है ना वो या तो अपने इलेक्ट्रॉन क्या है ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे सोडियम ने किया अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, या फिर एटम्स क्या करते हैं एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं शेयर कर लेते हैं। क्यों करते हैं ट्रांसफर और शेयर, ताकि उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए, उनकी लास्ट सेल के अंदर क्या है 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ये बताया था ऑक्टेट रूल ने। और इन्होंने क्या बताया कि जैसे क्लोरीन है, अब 2 क्लोरीन सेम एटम भी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, सेम एटम भी कंबाइन करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट भी कंबाइन करते हैं। तो इन्होंने सेम के अंदर क्या बोला कि मान लो आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस सेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन देखे थे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मानो आपके पास ये कितने हैं 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास थे। सेम आपका दूसरा क्लोरीन है। ठीक है, ये दूसरा क्लोरीन आपका, और इसके पास भी कितने आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है इस टाइप से। ठीक है, अब देखो दोनों क्लोरीन क्या चाहते हैं कि हमें 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए किसी से, तो हम अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। लेकिन अब इन्हें मिलना, तो जब ये 2 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहे थे कि हमें 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हम स्टेबल होके बैठ जाए, दोनों घूमते घूमते एक दूसरे के सामने आ गए और सोचने लगे मन ही मन में कि
मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सामने वाले ने सोचा मेरे को भी एक चाहिए, तो फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम शेयरिंग कर ले एक एक की, कि एक मैं इसके साथ अपना शेयर कर दूँ और ये अपना मेरे साथ शेयर कर दे, तो हमारे जो हमें किसी से उधारी भी नहीं लेनी पड़ेगी, किसी के एहसान के नीचे भी नहीं आना पड़ेगा, और हमारा ऑक्टेट भी क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी वजह से इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया। इस टाइप से मान लो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर दिया और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे शेयर कर लिया। ये देखो यहाँ दिखाई हुई है, इस शेयरिंग की वजह से अब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस शेयरिंग की वजह से भी इनके बीच बॉन्ड बन गया। अब शेयर किया है तो अच्छी बॉन्डिंग होगी, और शेयरिंग के अंदर अच्छी बॉन्डिंग होती है क्योंकि दोनों का रोब एक दूसरे के ऊपर इक्वल रहने वाला है। अगर ट्रांसफ़र करते, वैसे ही समझा रही हूँ, ज़्यादा वो नहीं है इसमें, कि अगर ट्रांसफ़र करता तो इसने दिया है तो इसका रोब ज़्यादा, इसने लिया है तो बेचारे को थोड़ा एहसान के नीचे दबना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है, शेयरिंग तो इनके बीच में बॉन्डिंग तो अच्छी होएगी, दोस्ती तो होएगी कि इन्होंने शेयर किया एक दूसरे के साथ, तो इस वजह से इनके बीच भी क्या है, बॉन्ड बन गया। और जो शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बना था उसे नेम दिया गया कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड आपका क्या होता है कि बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं एटम्स के बीच, इसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे नेम दिया गया कोवलेंट बॉन्ड। और हर एक एटम का अब अपना क्या है, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा था। ठीक है, सेम H2O के अंदर ये दिखाया हुआ है कि कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कैसे शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब देखो एक चीज़ इसके अंदर ध्यान रखना कि अब ना ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर आई है एक आपकी, ये जो भी हम बना रहे थे ये क्या सारी लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते टाइम दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो क्या है कि चूज लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम, कि मानो आपको क्या दे दिया, NO2 नेगेटिव दे दिया। अब इसमें ये माने कि सेंट्रल एटम किसे चूज करें, क्योंकि एक सेंटर में भी एटम चाहिए ना। अगर आपके दो से ज़्यादा एटम है तो एक सेंटर में भी चाहिए होगा, तो सेंटर में वो एटम लेना है जो क्या है, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसमें कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा था आपका, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को सेंटर में लेना है। और फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी एटम इसके साथ कंबाइन हो रहे हैं, एक तो हर एक का कम से कम एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के अंदर होना चाहिए, और हर एक एटम का क्या है, ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते टाइम इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, NO2 नेगेटिव। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा ऐड करना है अगर नेगेटिव चार्ज है। अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल पे आपका पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो जितने भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम कर दोगे अगर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखो अगर किसी भी मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन अटैच है, जैसे यहाँ क्या है, NO2 नेगेटिव है, ऑक्सीजन अटैच है, अगर जिसके भी साथ ऑक्सीजन अटैच है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उस नेगेटिव चार्ज को सेंट्रल एटम पे ना मान करके किस पे मानना है, ऑक्सीजन पे लेके चलना है। ठीक है, ये एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मान लो आपके मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन भी है और नेगेटिव चार्ज भी है तो वो नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे नहीं जाएगा, वो ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा। तो यहाँ देखो कैसे बनेगा, दो ऑक्सीजन अरेंज किए हमने। ठीक है, अब नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन लिखो 2 4 और 1 5। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 6। ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, अब नेगेटिव चार्ज भी एक, तो नेगेटिव चार्ज किसी भी एक ऑक्सीजन पे रखो। मान लो इस ऑक्सीजन पे हमने एक नेगेटिव चार्ज रख लिया, अगर आपने इस पे नेगेटिव चार्ज लगाया तो अब एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ क्या आएगा, एक्स्ट्रा आएगा। जिस ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा तो अब ये जो ऑक्सीजन है ना जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। वैसे तो हमने क्या देखा था, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 थी, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस सेल में, तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए थे, लेकिन अब नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब इसे एक की कमी है तो इसकी वजह से ऑक्सीजन क्या है, एक ही बॉन्ड बनाएगा अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब देखो इनके बीच शेयरिंग होगी, इससे क्या है, 2 शेयर करने पड़ेंगे। देखो एक यहाँ है तो इस ऑक्सीजन पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इसे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। तो इसने एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर किया और एक ये किया। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, एक के साथ ही, नाइट्रोजन की शेयरिंग एक के साथ ही होगी। ठीक है, एक ही बॉन्ड बनाएगा इस टाइप से, समझ आ गया। ठीक है, तो ऐसे बनेगी इसकी डॉट स्ट्रक्चर। ध्यान रखना एक बार नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाला कंसेप्ट बताया मैंने। यहाँ अगर ऑक्सीजन है तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे लेके चलोगे और जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लिया है उसका फिर सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, वो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसी दूसरे के साथ। ठीक है, होप सो कितना क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर थी, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी आपको समझ आ गई होगी कैसे करना है, कि सेंटर में वो एटम लेना है जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर उसके हिसाब से बाकी जो भी एटम बच गए वो अरेंज कर देना उसके सराउंडिंग और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से करना कि हर एक
एटम जो कंबाइन हो रहा है उसका एक ना एक इलेक्ट्रॉन तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग के अंदर आना चाहिए, ठीक है। और ऑक्टेट हर एक एटम का क्या कंप्लीट होना चाहिए। अब इस देखो ये जो शेयरिंग हो रही थी, अब जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना, हमने यहाँ क्या देखा, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो एक बॉन्ड बन रहा था आपका, ठीक है। अगर कहीं मान लो आपका कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाते हो तो यहाँ क्या है, चार इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं और चार इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ चार इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वहाँ दो बॉन्ड बनेंगे, जिससे क्या है डबल बॉन्ड बोल देते हैं। तो ये तो कॉमन, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बनाओगे तो हर एक नाइट्रोजन के पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इन्हें तीन तीन और चाहिए, तो ये क्या है, तीन तीन की शेयरिंग करेंगे ऐसे। तो तीन तीन पेयर शेयर हो रहे हैं, ठीक है, या 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो इसकी वजह से इनके बीच क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। मतलब दो इलेक्ट्रॉन की वजह से एक बॉन्ड बनता है। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो कितना बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच क्या है, 3 बॉन्ड बनते हैं, और इसे क्या बोल देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बोल देते हैं। अभी ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं इनके बीच, ठीक है। तो होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा, और ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर भी समझ आ गया होगा कि कैसे करना है, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, ठीक है। ध्यान रखना, पूछते हैं ये। अब क्या आया कि ये आपके ऑक्टेट रूल ने बता दिया था कि हर एक एटम क्या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा बाय शेयरिंग, कि शेयरिंग करके या ट्रांसफ़र करके कैसे भी शेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके क्या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। लेकिन फिर क्या है कि ऑक्टेट रूल की कुछ क्या आ गई, लिमिटेशंस आ गई। वो क्या थी, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सबसे पहले क्या था कि बहुत सारे मॉलिक्यूल बन रहे थे, लेकिन अब भी इनका जो ऑक्टेट था वो क्या है, इनकम्प्लीट था। जैसे क्या है, बेरिलियम H2 है, तो बेरिलियम के पास हमें पता है वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तो सिर्फ अपना ड्यूप्लेट ही कंप्लीट कर सके, ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। और बोरोन ये जो बेरिलियम है इसके पास क्या है, सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन आए शेयरिंग की वजह से, और हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट किया। तो अब बेरिलियम के पास 4 कम रह गए थे ऑक्टेट कंप्लीट करने से, लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल बना हुआ था। तो ये एक इसकी लिमिटेशन थी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनमें सेंट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो ही नहीं रहे थे, 8 से कम इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। आगे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे BF3 है, एल्यूमिनियम Cl3 है, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है। तो ऐसे स्पीसीज, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर ऑक्टेट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से कम था, जिनका ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन से कम रह रहा था, उसे बोलते हैं हाइपोवैलेंट स्पीसीज। तो हाइपोवैलेंट स्पीसीज कौन सी होती है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था, ठीक है। फिर क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब ये जितने भी इन दोनों के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कितना, 5 ऑक्सीजन के और 6 नाइट्रोजन के, कितने, 11 है। तो इस टाइप से जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी, इनके अंदर भी क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट नहीं हो रहा था आपका, ठीक है। तो ये भी क्या, ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, ठीक है। फिर आया आपका एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट क्या था, अब देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, अगर हम ये छोड़ दे, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड के बाद छोड़िए, अगर थर्ड पीरियड में जाए, फोर्थ पीरियड में जाए, तो इनके अंदर क्या होता है, S और P ऑर्बिटल के अलावा D ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या था, अब इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल के अंदर भी जा रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल के अंदर जा रहे थे तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो रहे थे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मानो क्या है, PF5 है, तो हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस क्या है, नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करेगा तो 1 मिनट, 5 इलेक्ट्रॉन है, लगाओ, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब कितने जुड़े हुए इसके साथ, 5 ही फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। फ्लोरीन के पास कितने, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो मानो यहाँ 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इन्होंने अपना एक एक, ये एक मान ली एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रही हूँ, इनके बाकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 इनके हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 7 होते हैं फ्लोरीन के पास, ये है, ठीक है। अब इन्होंने शेयरिंग की, मान लो इसके साथ ये बॉन्ड बनाया, यहाँ एक एक शेयरिंग कर ली, क्योंकि फ्लोरीन के तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। फ्लोरीन तो एक एक शेयर कर लिया, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फॉस्फोरस के पास देखो कितने, 2 4 6 8 10। अब टोटल सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे थे, 10 इलेक्ट्रॉन बन रहे थे। तो ऑक्टेट से तो क्या 8 इलेक्ट्रॉन से तो ज़्यादा हो गया। तो यहाँ आपका ऑक्टेट रूल क्या एक्सपेंडेड कर गया था, और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे, D ऑर्बिटल की वजह से, क्योंकि इसमें क्या था, D ऑर्बिटल प्रेजेंट था, ठीक है। तो ऐसे स्पीसीज या ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास ऑक्टेट से ज़्यादा, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, उन्हें क्या बोलते हैं, हाइपर वैलेंट स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हाइपर वैलेंट। आगे H2SO4 है, SF6 है, इनकी डॉट स्ट्रक्चर आप बना के देख लेना, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ही आएंगे सेंट्रल एटम के पास, ठीक है। फिर क्या था कि जो आपका ऑक्टेट रूल था या ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर आई थी, इसने क्या है, नो अकाउंट फॉर शेप और एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ना तो एनर्जी के बारे में इन्होंने कोई बताया मॉलिक्यूल की, और ना शेप के बारे में। इसने सिर्फ ये बता दिया कि बॉन्ड किस वजह से बन रहे हैं, अभी शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, सिर्फ इतनी बात बोली थी इन्होंने। ना कोई एनर्जी बताई, ना कोई शेप बताई, कि वो शेयरिंग हो रही है तो कैसे अरेंज हो रहे हैं एटम उसके सराउंडिंग, सेंट्रल एटम की सराउंडिंग,
ऐसा कुछ इन्होंने नहीं बताया था। तो ये भी क्या है, एक लिमिटेशन थी ऑक्टेट रूल या लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, अब ऑक्टेट रूल क्या बोल रहा था कि अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके क्या है वो स्टेबल हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा और आगे फिर क्या है कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। भी सिर्फ ऑक्टेट रूल का यही मकसद था कि अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करो फिर किसी के साथ बॉन्डिंग ना करो। तो अब जो इनर्ट गैसेस थी हमारे पास, जो 18th ग्रुप के एलिमेंट्स थे, उनकी तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे ऑक्टेट के अंदर, तो फिर उन्हें तो इस हिसाब से क्या है ऑक्टेट रूल के हिसाब से तो उन्हें किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करनी चाहिए थी, कोई भी उनका मोलिक्यूल प्रेजेंट ही नहीं होना चाहिए था, भाई किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बाद में ये देखा गया कि जिनोन और क्रिप्टोन क्या है आपके ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे थे, इनके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, जैसे जिनोन F2 जिनोन OF2, ठीक है। तो इसने भी क्या है ऑक्टेट रूल को यहाँ वायलेट कर दिया, फेल कर दिया, यहाँ भी ऑक्टेट रूल क्या है काम नहीं कर सका। तो ये क्या है ऑक्टेट रूल की क्या आ गई थी फिर लिमिटेशंस आ गई थी। भी ऑक्टेट रूल ने बताया, सिर्फ क्या बताया था कि ट्रांसफर बताया था और कोवलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट हमें वहाँ से मिल गया था कि इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। लेकिन वो 8 इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट इनका क्या है काम नहीं कर सका कि 8 इलेक्ट्रॉन आने के बाद वो कोई बॉन्ड ही नहीं बनाएगा या फिर 8 इलेक्ट्रॉन ही पूरे करने, ये कंसेप्ट क्या है यहाँ फेल हो गया था, काम नहीं किया था। तो ये लिमिटेशंस आ गई थी आपकी ऑक्टेट रूल या लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, ठीक है। एक आपके पास आता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। अब देखो क्या था, जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे थे तो हमें एग्जैक्ट चार्ज का पता नहीं लग रहा था कि किसके ऊपर चार्ज आएगा किसके ऊपर नहीं आएगा। तो एक फॉर्मल चार्ज कंसेप्ट दिया गया। फॉर्मल चार्ज हमें एक्चुअल चार्ज तो नहीं बताता है कि कौन से एटम पे कितना एक्चुअल चार्ज होगा, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया दे देता है कि भी किसके ऊपर कितना चार्ज है। और जितना कम आपका फॉर्मल चार्ज होगा, ठीक है, जितना कम फॉर्मल चार्ज होगा उतना ही जो मॉलिक्यूल आपका बना है वो क्या होगा स्टेबल होगा, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज का सिर्फ आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल बनते हैं इस पे। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, सबसे पहले आता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, कि जब आपका एटम फ्री था, जब उसने किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं की थी तो उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इन्हें बोलते हैं लोन पेयर और इसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये BP बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का क्या मतलब है, लोन पेयर तो वो जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करे। अब देखो जैसे ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे, फ्री बैठे हुए हैं, जब इसने बॉन्डिंग कर ली तो उसके बाद फ्री बैठे हुए हैं, तो इन्हें क्या बोल देते हैं लोन पेयर या फिर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये देखो यहाँ इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इन्हें क्या बोल देते हैं नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब मान लो आपको फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर क्या है फॉर्मल चार्ज निकालना है इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो कैसे पहले क्या है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री। जब ऑक्सीजन फ्री था तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 होते हैं ऑक्सीजन के अंदर, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने 2 है, माइनस हाफ। अब देखो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 4 तो इसके अंदर है और 2 इसके अंदर, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो टोटल 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो मतलब 6, दूसरे के भी काउंट करने हैं, पूरे बॉन्ड के अंदर काउंट कर लेना, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको करो 3 आ गया, ये कितना बनेगा 3 और 2 5 बन गए, तो -5 और 1। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आपका क्या आएगा +1 चार्ज आएगा। इस टाइप से कैलकुलेट करना है। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ जो ये बन रहा है ना ऑक्सीजन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर, देखो इसमें क्या होता है, इस ऑक्सीजन के पास आपके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ तो इसने 2 अपने शेयर कर लिए और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन के साथ देखो क्या हो रहा है, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अब देखो इसने यहाँ इसके पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए ना उस ऑक्सीजन के, अब इसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा। अब यहाँ जो ये बॉन्ड बन रहा है ना, इस बॉन्ड के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन के है, कि इसने यहाँ अपने 8 ऑक्टेट को कंप्लीट करके अब इसने कहा कि मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन ही, दोनों इलेक्ट्रॉन मैं ही शेयर कर लेता हूँ, भाई मुझे किसी और का इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मेरे 8 कंप्लीट हो गए तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन मैं ही शेयर कर लेता हूँ। तो इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो इसके देखो यहाँ देखो इसके 6 एज इट इज पड़े हैं, बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अब यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है ना उसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन के, इसी ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिए, तो ये जो बॉन्ड बनाते हैं ना वो इस टाइप से बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, इस ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए हैं। इस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है।
ये क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड डी ब्लॉक पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ेंगे, वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जहाँ एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो यहाँ देखो इस O3 के अंदर एक कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है और एक पाई और एक सिग्मा, मतलब दो बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। ये पाई सिग्मा का कंसेप्ट बाद में पढ़ेंगे भी, इनके बीच शेयरिंग अलग अलग हो रही है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं दो, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो ये आज हमारा केमिकल बॉन्डिंग की छोटी सी क्लास थी, बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, ठीक है। अब कल आगे हम आयनिक बॉन्ड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर आगे के टॉपिक देखेंगे। तो होप सो कि जितना किया उतना क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।